हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब उसके अंदर पहले तो डीऑक्सी राइबो वर्ड का मतलब, तो ये राइबोस जो है वो एक शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इसीलिए इसको पेंटोस शुगर कहा जाता है। अब ये शुगर के अंदर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो जो सेकंड कार्बन है, वो सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, तब उसको वर्ड कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस। मतलब डीएनए जो है उसके अंदर एक शुगर है, राइबोस शुगर, और उस शुगर के अंदर सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की एब्सेंस है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक, मतलब ये जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए वर्ड है न्यूक्लिक। और एसिड, जो डीएनए है वो नेचर में एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इससे इतना फाइनल हो गया कि डीएनए जो है उसके अंदर राइबोस शुगर होगी, और वो भी कैसी, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली, मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लस ये नेचर में एसिडिक होगा, और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में फर्स्ट टाइम डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करा था, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए उसने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। बट तब टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से पूरा उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब पता लगा पाया नहीं था वो। बाद में विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के थ्रू पूरा डीएनए का डेटा प्रोड्यूस करा था, और उस डेटा को यूज करके 1953 में वेटसन और क्रिक ने पूरा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, एक पूरा मॉडल दिया जो सबसे फेमस और सिंपल मॉडल है। ये जो अभी हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो किसने दिया है? वेटसन एंड क्रिक ने। कब दिया है? 1953 में। और वो जो मॉडल है उसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट, डीएनए जो है वो 3 कंपोनेंट से बना है, मतलब ये 3 कंपोनेंट है जिससे जो रिपीटेटिव वे में एक दूसरे के आसपास अरेंज होते हैं और पूरे डीएनए की चेन बनती है। मतलब ये 3 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही डीएनए की पूरी चेन बनाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड है पेंटोस शुगर एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले तो नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, तो ये डीएनए जो है उसके अंदर तुम ऐसे लिखते होंगे ATCGG, तो ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस नाम से पता लग रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। अब नाइट्रोजिनस बेस वापस से 2 टाइप की होती हैं, एक प्यूरिन डेरिवेटिव्स और एक है पायरिमिडिन डेरिवेटिव्स। अब पायरिमिडिन जो है उसके अंदर 3 आते हैं, CU और T। कट से याद रख सकते हो कि पायरिमिडिन में 3 है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और प्यूरिन जो है उसके अंदर 2 आते हैं, AG, आइडिनिन और ग्वानिन। तो जो पायरिमिडिन है, नाम छोटा है, नाम बड़ा है, तो रिंग छोटी एक ही है। प्यूरिन नाम छोटा है बट रिंग 2 है। वापस से पिरिमिडिन नाम बड़ा है बट एक रिंग का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जबकि प्यूरिन नाम छोटा है बट 2 रिंग का बना हुआ स्ट्रक्चर। मतलब ये जो तीनों हैं वो पिरिमिडिन रिंग के बने, मतलब तीनों में ऐसी ही रिंग होगी, बस थोड़े से ग्रुप अलग होंगे, NH3 COO, वो ग्रुप अलग होंगे, बाकी तीनों में सेम चीज ये है कि ये तीनों ही इस रिंग में फिट है। और प्यूरिन जो है उसकी 2 रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है। एक रिंग तो यही वाली है, मतलब एक रिंग तो पायरिमिडिन की है बट दूसरी रिंग एमिडाजोल की होती है, ठीक है। मतलब पायरिमिडिन 6 मेंबर वाली रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर वाली रिंग है। जबकि प्यूरिन जो है वो एक 6 मेंबर वाली रिंग प्लस एक 5 मेंबर वाली रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस के अलावा होता है पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर, अब पेंटोस शुगर, पेंटोस पेंटोस मतलब 5, तो 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। मतलब 5
पेंटोस शुगर, इट मीन्स 5 कार्बन वाली शुगर है। तो ये जो 5 कार्बन वाली शुगर है वो है राइबोस शुगर, बट डीएनए के नाम से पता लग रहा है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इसके अंदर जो डीऑक्सी मतलब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे ये पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इसलिए उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस। उसके अलावा एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला है PO4-3। तो ये 3 चीजों से रिपीटेटिव वे में अरेंज होने की वजह से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो 2 होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। पायरिमिडिन के 3 एग्जाम्पल हैं और प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट जो पायरिमिडिन और प्यूरिन है उनके स्ट्रक्चर्स। तो पायरिमिडिन के अंदर थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन आता है, जबकि प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन आते हैं। अब जो पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कोड्स है वो टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बने हैं। डीएनए जो है उसके अंदर टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, A, T, C और G है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो पूरा है वो 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर का बना है, बट उसमें है A, U, C और G प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि जो आरएनए है उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर होती है उसमें यूरासिल होता है, और जबकि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों जो है ये तीनों पायरिमिडिन रिंग से बने हैं, तो पायरिमिडिन रिंग तीनों में सेम है। इसके अलावा तीनों में एक और चीज सेम है स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तीनों में, ठीक है। इसके अलावा थायमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर है उसमें और ज्यादा सिमिलरिटीज है कि ये दोनों के स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट साइटोसिन है वहां पे यहाँ NH2 प्रेजेंट है ऊपर। तो अब थायमिन और यूरासिल में क्या फर्क है? तो जो थायमिन और यूरासिल में ये फर्क है कि थायमिन में यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थायमिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैलेंसी देखने जाए तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है क्योंकि वो 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा है, जबकि नाइट्रोजन 3 से जुड़ना चाहिए बट वो 1 और 2 से जुड़ा है, तो उसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अगर इसके अंदर देखने जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 लोगों से जुड़ चुका है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 3 वैलेंसी फुलफिल करने के लिए वापस से हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। बट अगर इधर देखने जाए तो ये कार्बन टोटल 3 ही लोगों से जुड़ा है, मतलब उसकी वैलेंसी भी फुलफिल करनी बाकी है, जबकि ये जो नाइट्रोजन है उसकी भी वैलेंसी फुलफिल नहीं है। तो दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एडिनिन और ग्वानाइन है, उनके स्ट्रक्चर देखने जाए तो ये दोनों प्यूरिन है। तो दोनों में एक रिंग तो पायरिमिडिन ही है, बट जो दूसरी रिंग है वो किसकी है? एमिडाइजोल रिंग है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में इतनी सिमिलरिटी है तो डिफरेंस क्या है? जो एडिनिन का स्ट्रक्चर है वहां पे यहाँ NH2 प्रेजेंट है, जबकि ग्वानाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो ग्वानाइन है उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी देखने जाए तो 1, 2 और ये 2 बॉन्ड मतलब 4 वैलेंसी फुलफिल है, जबकि नाइट्रोजन के फुलफिल करने के लिए यहाँ पे H लगाना पड़ेगा। जबकि एडिनिन में देखने जाए तो ये 3 से जुड़ा है, नाइट्रोजन भी 2 से जुड़ा है, जबकि नाइट्रोजन 3 से जुड़ना चाहिए, कार्बन 4 से जुड़ना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये पायरिमिडिन और प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स है। ओके, नेक्स्ट है डीएनए का स्ट्रक्चर इन रियलिटी होता कैसा है। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे 3 कंपोनेंट्स का बना है, तो ये 3 कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होती है शुगर। ये जो शुगर है उस शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है। नाइट्रोजिनस बेस का मतलब है ये ATCG, ये सारे नाइट्रोजिनस बेस है। तो शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, तो ये स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। फिर ये जो शुगर है वो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से आगे वापस से ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से दूसरी शुगर के साथ जुड़ा होगा, और ये शुगर यहाँ से वापस से कोई नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ी होगी, जैसे कि मान लो टी। नेक्स्ट ये शुगर भी नीचे से किसी फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा। अब ये जो शुगर है सॉरी ये फॉस्फेट ग्रुप है वो वापस से यहाँ से दूसरी शुगर के साथ जुड़ा होगा, और ये जो शुगर है वो वापस से यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस कोई भी सी ले लो उसके साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे पूरी लाइन होती है। तो इन रियलिटी ये स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। जो शुगर होती है वो एक साइड से नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ी होती है, जबकि शुगर दूसरी साइड से फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ी होती है। तो इन रियलिटी होगा कैसा, ये शुगर है, ये मान लो ये जो मैंने शुगर ड्रॉ करी ये वो शुगर है। शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस होता है। ये शुगर कौन सी शुगर है, पेंटोस शुगर है। कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो ये जो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस होता है, कोई भी होगा, और उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। वापस से सेकेंड शुगर के 5th कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और हमेशा फर्स्ट पे ही क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगी। अब सेम थर्ड से यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप होगा, ऐसे पूरी लाइन बनती, हम पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाते। तो ये एक साइड का पार्ट हुआ, ऐसा ही सामने की साइड का पार्ट होगा। मतलब ये हमने ये पूरा हमने डीएनए की एक स्ट्रैंड बनाई ऐसे करके। यहाँ पे सामने की साइड दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड होगी, फिर वो दोनों स्ट्रैंड ऐसे टर्न ले लेगी और पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड दिखाई है कि एक स्ट्रैंड कैसी होगी। अब यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है 5 प्राइम फॉस्फेट और एक 3 प्राइम OH ग्रुप। तो ये क्या है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये है क्या, तो देखो फर्स्ट जो शुगर है उसके अंदर ये 5th वाला कार्बन है शुगर का, जो यहाँ से फ्री है और फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ से जुड़ा है, और ऊपर से आगे कुछ है नहीं। तो ये जो एंड है, ये वाले एंड को 5 प्राइम एंड बोलेंगे। जबकि सामने की साइड देखे तो सामने की साइड देखने जाए तो ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड वाला कार्बन है वो फ्री है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 प्राइम। तो डीएनए जो होता है उसके अंदर कोई भी स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और जो सामने की जो स्ट्रैंड होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वो स्ट्रैंड है, तो सामने की साइड का स्ट्रक्चर उल्टा जा रहा होगा, मतलब उसमें शुगर का स्ट्रक्चर ऐसे उल्टा होगा। मैं पूरा ही स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, बट पहले इतना कि ये जो शुगर है वो एक साइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है, दूसरी साइड नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच होता है। यही शुगर तीसरे कार्बन से वापस से फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है और पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ऑब्वियस है पीछे की साइड से भी उसको जोड़ना पड़ेगा तो ही तो पूरी सीधी स्ट्रैंड बनेगी ना। तो फॉस्फेट ग्रुप ऐसे उसको अटैच करवाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ये शुगर है वो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच का जो बॉन्ड रहता है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो ये है कि ये यहाँ पे ये फॉस्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये जो फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमने 2 बॉन्ड पढ़े, एक है कि शुगर और नाइट्रोजिनस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि फॉस्फेट के साथ ये जो शुगर का ऐसे बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे भी नाइट्रोजिनस बेस होगी, इसकी नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ऐसे इनके बीच में नाइट्रोजिनस बेस होगी।
ठीक है, यहाँ पे इसके साथ शुगर होगी, इसके साथ शुगर होगी, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे ऐसे शुगर होगी दोनों साइड। अब ये शुगर है वो एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, यहाँ से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा और ऐसे पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को साथ में न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, जबकि शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट को साथ में न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो फ्री एंड है जिसके अंदर फॉस्फेट लास्ट में है, तो उसको 5 प्राइम फॉस्फेट बोला क्योंकि वो 5th कार्बन से है, और दूसरा जो एंड है वहां पे फ्री एंड हाइड्रोक्साइल वाला है, 3rd कार्बन से फ्री है, इसीलिए उसको 3 प्राइम बोलते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि ये शुगर का फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि ये शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट होता है, फिर शुगर होती है, वापस से फॉस्फेट होता है, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, शुगर होती है। सामने की साइड भी सेम होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और शुगर होगी। ये जो शुगर है उसकी इस साइड पे नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा, तो ये शुगर के इस साइड नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। मान लो यहाँ पे G है, मान लो इधर A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, तो जो सामने की स्ट्रैंड होगी डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी उससे, मतलब कि G के सामने हमेशा ही प्रेजेंट होता है C और T के सामने हमेशा ही प्रेजेंट होता है A, तो ये G है तो सामने की स्ट्रैंड पे शुगर पे क्या होगा, ऑलवेज C। अगर ये A है तो सामने की स्ट्रैंड में क्या होगा, T। A के सामने T आता है, T के सामने A आता है, G के सामने C आता है, C के सामने G आता है। तो यहाँ पे शुगर के साथ अगर C जुड़ा है, साइटोसिन जुड़ा है, तो सामने की साइड क्या होगा, ग्वानिन G होगा। अगर यहाँ पे T है तो उसकी सामने की जो साइड होगी वहां पे इट्स ऑब्वियस A होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो हम बॉन्ड्स दिखाते हैं, ये ऐसी स्ट्रेन बनी जो हमने यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे भी तो ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा ही G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। A और T के बीच में जो होते हैं वो हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, A और T के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, A और T के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो सेम मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे सेम चीज हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम और 3 प्राइम, मतलब 5 और 3 पे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है। देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री है, मतलब 5th वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, आगे कुछ नहीं है, तो इस वाले को बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट। जबकि सामने का एंड देखो तो वहां पे 3 प्राइम फ्री है, मतलब 3rd वाला कार्बन फ्री है, तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मैंने बोला था सामने की साइड की जो शुगर होगी वो कैसी होगी, उल्टी होगी, तो यहाँ पे देखने जाए तो उल्टा चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट पे कौन फ्री है, 3rd वाला कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ऊपर कुछ है नहीं आगे, तो ये 3 प्राइम एंड हुआ। और यहाँ पे एंडिंग पे क्या है, 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, फिर कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया, 5 प्राइम हो गया। तो ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। यहाँ पे शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट है, शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट है, शुगर है, शुगर की यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हैं। सेम फॉर दिस, अब A है तो A के सामने ऑब्वियस से T आएगा, A के सामने T है, C के सामने G है, G के सामने C आता है। A और T के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और C और G के बीच में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ पे पूरी लंबी चेन बनी,
स्ट्रैंड बनी डीएनए की, एक सामने डीएनए की पूरी स्ट्रैंड बनी, फिर वो टर्न लेके पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक हमने टोटल 3 बॉन्ड पढ़े हैं। फर्स्ट बॉन्ड था कि शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरी नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब पेयर करता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। और ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अब एक एक है ऐसा एक टर्न होता है, एक टर्न होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्न है, इधर से लेके इधर तक टोटल एक टर्न होता है। उसकी जो लेंथ होती है, अगर वो एंगस्ट्रॉम में देखे तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और नैनोमीटर में पढ़ने जाए तो ये लेंथ जो होती है एक टर्न पूरा जो बनता है उसकी जो लेंथ होती है वो पूरी 3.4 नैनोमीटर होती है। अब एक जो होता है एक ऐसा, उसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होती है। 10 बेस पेयर माने कैसे, ये पूरा ऐसे एक है तो इसके अंदर ए टी सी जी जी ऐसे टोटल 10 आए होते हैं, ठीक है। तो पर टर्न 10 बेस पेयर होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 10 होती है। अब ये जो डायामीटर है, इन दोनों के बीच का जो डायामीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। थर्ड जो चीज है वो ये है कि एक फॉर एग्जांपल ये ए है, ए के नीचे सी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, या तो नैनोमीटर में देखने जाए तो 0.34 नैनोमीटर होता है। और ये डायामीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पूरा हेलिक्स होता है वो जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। नेक्स्ट, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड होती है। अगर हमको एक स्ट्रैंड पे क्या लिखा है वो पता है तो हम दूसरी स्ट्रैंड पे क्या लिखा होगा वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सी सी जी सी सी टी ए जी जी सी ऐसे लिखा है, ठीक है। तो जो सामने की स्ट्रैंड होगी उसके ऊपर हमको पता ही है कि क्या लिखा होगा। कैसे, क्यों ए के सामने हमेशा क्या आता है टी, सी के सामने हमेशा क्या आता है जी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, क्योंकि ए के सामने हमेशा टी आता है, टी के सामने ए आता है, सी के सामने जी आता है, जी के सामने सी आता है। तो सी है तो सी के सामने क्या आएगा जी, सी है तो जी, ए टी है तो ए है तो टी, जी है तो सी, जी है तो सी, और सी है तो सामने क्या आएगा, जी आएगा। मतलब कि एक स्ट्रैंड हमको पता है तो उसके सामने की जो स्ट्रैंड होगी उसके अंदर कौन से नाइट्रोजिनस बेस कैसे होंगे वो सब हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करना। तो ए है वो 20% दिया है, तो जितने ए होंगे उतने ही तो टी होंगे ना, क्योंकि देखो ए आया तो टी आएगा ही, टी आया तो ए आएगा ही, ए आया तो टी आएगा ही। तो जितने ए होंगे उतने ही क्या होंगे, टी होंगे। अगर ए है वो 20 है तो टी कितने होंगे, 20 ही होंगे। तो ये 20 + 20 कितना हो गया, 40। तो परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज कितने पे होते हैं, 100 पे। तो ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। तो हमको ए की वैल्यू पता है 20, प्लस बी की वैल्यू टी की वैल्यू पता है 20, तो C प्लस जी का C प्लस जी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 40, उस साइड जाएगा तो -40, तो C प्लस जी इज इक्वल टू 100 माइनस 40। तो इसका मतलब है C प्लस जी कितना आया 60, तो C प्लस जी इज इक्वल टू 60। अब जितना C होगा उतना ही तो C, जितना G है उतना ही C होगा ना, तो इसका मतलब है दोनों कितने होंगे 30-30। तो इसका मतलब है C भी 30 और G भी 30, तो हो गया 60। तो इसका मतलब आंसर क्या है, अगर A 20 होगा तो T भी 20 होगा, क्योंकि जितना A होता है उतना ही T होता है, और परसेंटेज है तो इक्वल टू क्या आएगा 100।
तो C प्लस जी 60 आया, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये 30, तो ये भी 30, तो टोटल हो गया ना 60। तो ये एक कि ये सीक्वेंस हमको एक का पता होता है तो हम दूसरे का पता लगा सकते हैं, और जितनी अमाउंट में एडिनाइन होता है उतनी अमाउंट में थाइमिन होता है, और जितनी अमाउंट में साइटोसिन होता है उतनी ही अमाउंट में क्या होता है, ग्वानाइन होता है।